नमस्कार बच्चों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नए बिंदु के साथ आपके सामने। देखिए, आज हम त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी करेंगे। कक्षा 10 की जो अपनी गणित है, उस गणित के अंदर त्रिकोणमिति की 3 प्रश्नावलियाँ हैं। उन 3 प्रश्नावलियों में प्रश्नावली 6, 7 और 8 ये 3 प्रश्नावलियाँ हमारे पास रहेगी। अब आप इस बात को देखेंगे कि इन 3 प्रश्नावलियों में से 11 अंक के 4 सवाल हमारे पास आएंगे। अब ये 4 सवाल जो आएंगे वो कितने कितने नंबर के आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, कौन कौन सी प्रश्नावली में से आएंगे, इसके बारे में देखिएगा। जो प्रश्नावली 6 है हमारी, उसमें से एक सवाल 1 नंबर का आएगा। ऐसे ही 7 में से भी एक सवाल 6 नंबर का आएगा और 8 में से एक सवाल 3 नंबर का आएगा। अब हम देखते हैं कि 1, 2 और 3 सवाल 1 और 6, 7 और 3, 10 नंबर के हो जाते हैं। तो उसके बाद में एक सवाल हमारे पास बचता है। जो ये बचा हुआ सवाल है वो 1 नंबर का होगा और वो सवाल कभी 7वीं प्रश्नावली में से आ जाता है तो कभी 8वीं में से आ जाता है। ऐसे हमारे पास में जो त्रिकोणमिति की 3 प्रश्नावलियों में से 4 सवाल 11 अंक में आते हैं। जो 1 से 1 अंक का सवाल आता है वो हमारे 1 से लेकर के और 10 नंबर तक के जो सवाल आते हैं, अर्थात प्रथम खंड में। देखिए, हमारा जो पेपर होता है वो 4 खंडों में बटा होता है और 4 खंडों में बटा होने के कारण 1 से लेकर के 10 नंबर तक के जो सवाल होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं। 11 से लेकर के और 15 नंबर जो सवाल होते हैं वो हमारे 2 नंबर के होते हैं और 16 से 25 नंबर तक के जो सवाल हैं वो 3-3 नंबर के होते हैं और 26 से लेकर 30 नंबर तक के जो सवाल होते हैं वो 6-6 अंक के होते हैं। ऐसे हमारे पास में 4 खंडों में ये बटा होता है। तो आप इस बात को देखेंगे कि ये जो पहला सवाल है ये 1 से 10 तक में से आएगा। जो ये 7वीं प्रश्नावली का सवाल है ये 6 अंक का आता है, तो ये 26 से लेकर 30 तक के जो सवाल उनमें से आएगा और ये 16 से लेकर 25 तक में से आएगा। बाकी के इनमें से जो एक सवाल है वो हमारा 1 से लेकर 10 तक में से ही आता है। ऐसे अपन सबसे पहले अपनी जो प्रश्नावलियाँ हैं उनको अंकों और सवालों के अनुसार बांट लेते हैं। अब देखिए, हमारी जो त्रिकोणमिति है उसको हम कैसे प्रारंभ करते हैं, क्या होती है, कैसी जानकारी है, उसके बारे में हम अब अध्ययन करते हैं। आपने पिछली वीडियो में हमारे समांतर रेखाएं, समांतर श्रेणी, ग्राफ, वर्गमूल, घनमूल, ऐसी जो चीज़ें हैं पिछली प्रश्नावलियाँ, उनका भी अध्ययन किया। और अगर आप और भी देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए उन वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, जो त्रिकोणमिति होती है वो 2 शब्दों से हम उसको बांट लेते हैं, अर्थात 2 शब्दों से मिलकर ये त्रिकोणमिति शब्द बना हुआ है। उसमें पहला शब्द है हमारे पास त्रिकोण और दूसरा है मिति। तो त्रिकोण का मतलब होता है जिसके 3 कोण होते हैं, 3 कोण, और 3 कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। मिति का मतलब होता है मापना, और मापने के अनुसार से हम रेखाखंडों को लेते हैं। अर्थात 3 कोण वाली और माप वाली जो चीज़ें होती है उन्हीं का जो संबंध होता है वो त्रिकोणमिति हमारी होती है। तो यहाँ त्रिभुज और उसकी भुजाएं, तो यहाँ हमारे पास त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, अर्थात 3 कोण और उनकी भुजाओं का जो मापना है, उनका जो संबंध है वही हमारे पास त्रिकोणमिति होती है। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा हमारे पास आ जाती है। क्या होती है त्रिकोणमिति? देखिएगा, गणित की
वह शाखा, गणित की वह शाखा। देखो गणित जो हमारी है वो कई भागों में वितरित होती है, बांटी गई है। जैसे अंक गणित है, बीज गणित है, रेखा गणित है। ऐसे ही त्रिकोणमिति भी उसी का एक भाग होता है। तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, और कोणों का अध्ययन किया जाता है, कोणों का संबंध बताया जाता है। अर्थात जो ये त्रिभुज है, त्रिकोणमिति है, उसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का संबंध बताया जाता है। तो यहाँ हम त्रिकोणमिति के बारे में जान चुके हैं कि ये त्रिभुज की जो भुजाएं हैं और कोण हैं उनके बारे में संबंध बताता है। अब यहाँ जो त्रिभुज है वो देखिएगा कई प्रकार के होते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ऐसे भुजाओं के आधार पर भी होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ऐसे हमारे पास में तो यहाँ जो हम त्रिभुज लेंगे वो एक समकोण त्रिभुज लेंगे। अर्थात जो संबंध हमारे पास में होंगे वो समकोण त्रिभुज के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो देखिए अब हम त्रिकोणमिति की जो प्रारंभिक रूपरेखा है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं और समकोण त्रिभुज, उसकी भुजाओं, कोणों आदि की जानकारी करते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनको हम लंब, आधार और कर्ण के नाम से जानते हैं। तो हम इनको पहचानेंगे कैसे कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है। और यहाँ एक निशान और दिया गया है थीटा, ये क्या होता है, इनके बारे में हम जानकारी करते हैं। देखिए बहुत सरल तरीके से हम इसको जान जाते हैं। वो कैसे? देखिए यहाँ जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक कोण समकोण होता है और जब तक एक कोण समकोण नहीं होगा तब तक वो समकोण त्रिभुज नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब फिक्स है कि हमारे पास में समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है। इसमें तीन भुजाएं होती है तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण कहलाती है। अर्थात जैसे ही समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं कि समकोण के सामने वाली जो भुजा है वो हमारी कर्ण है, इसे हम सबसे बड़ी भुजा भी मानते हैं। दूसरा, यहाँ एक ही निशान लगा हुआ है, ये थीटा। इस थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। अब आप इस बात को जान गए कि कर्ण होता है वो समकोण के सामने की भुजा, हम जान गए। और लंब क्या होता है? थीटा के सामने की भुजा। ऐसे हम दोनों चीजों को पहचान गए। जब ये दोनों चीज पहचान गए तो उसके बाद में हमारे पास एक भुजा और बचती है। वो भुजा कौन सी है? आधार। जो बचा कुचा है वो हमारा आधार कहलाता है। अर्थात शेष बची भुजा ये हमारे पास में आधार कहलाएंगे। अब आप देखिएगा कि ये एक निशान है जिसे हम थीटा के नाम से जानते हैं। इस थीटा की भी हम परिभाषा देख लेते हैं, हम कैसे इसको पहचान पाएंगे। एक सामान्य व्यक्ति जो होता है जब वो चलता है तो उसकी नजरें हमेशा एक समान दिशा में चलती है, बिल्कुल उसके सामने वो चलता रहता है। जब वो चलता है तो ये उसका एक आधार कहलाता है। अब मान लीजिए यहां हमारे पास ये इसका आधार हो गया। जब ये रास्ते में चल रहा है तो ये एक मकान को देखता है और ये मकान पर एक लड़का बैठा हुआ है। तो ये व्यक्ति जब चलता हुआ क्या करता है? अपने नजरों से उठा करके और इस व्यक्ति को देखता है।
जब देखता है तो ये जैसे ही अपनी नजरें उठाता है तो उसकी जो आंखों की रोशनी है, आंखों की जो लाइन है, देखने की क्षमता है, वो ऊपर की ओर उठ जाती है। इसलिए हम इसे दृष्टि रेखा कहते हैं। अब आप इस बात को देखेंगे कि जो आधार होता है ये नीचे हमारे पास पड़ा हुआ होता है, तो इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो हम इस बात को जान गए कि जब वो क्षैतिज रेखा थी उससे उसने अपनी दृष्टि को ऊपर किया, तो यहां पर ये दृष्टि रेखा, और इन दोनों के बीच में ये एक कोण तैयार हो गया जिसे हम थीटा के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास एक परिभाषा आ गई। क्या आ गई? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? थीटा कहलाता है। हम इस बात को पहचान गए कि थीटा क्या होता है। अब देखिए हमने इस चित्र के माध्यम से क्या क्या चीज सीखी, आप एक बार देखें। सबसे पहले कर्ण की पहचान, समकोण के सामने वाली भुजा, फिर लंब की पहचान, थीटा के सामने वाली भुजा, आधार, जब हमारे पास जो तीन भुजाओं में से दो काम में ले ली, एक बची हुई भुजा है, वो शेष बची भुजा हमारे पास आधार कहलाएगी। और उसके बाद में हमने थीटा, और थीटा के साथ साथ हमने क्या क्या? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। इन चीजों को इस बिंदु के माध्यम से समझा। अब देखिएगा, अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए जो हमारी त्रिकोणमिति है उसको हम अनुपात के रूप में बांटते हैं। उनके कोणों को और भुजाओं का जो संबंध है उसको हम अनुपातिक रूप में दर्शाते हैं। और ये जो अनुपात होते हैं ये हमारे 6 अनुपात होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आप देखिएगा। सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ऐसे हमारे पास ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। इनको जानने के लिए हमें एक सूत्र का प्रयोग करना होगा, और वो सूत्र होता है LAL बटा KKA, जिसे हम लाल बटा कक्का के नाम से पहचानते हैं। अब इनको कैसे पहचान पाएंगे आप देखिएगा। यहाँ मैंने लिखा था LAL बटा KKA। तो ये L का मतलब होता है लंब, और K का मतलब होता है कर्ण, और A का मतलब होता है आधार। ऐसे ये जो LAL और KKA ये भुजाओं का संबंध बताती है। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे? देखिएगा यहाँ हमने इसके 6 भाग कर दिए, 1 2 3। 3 तो ऊपर से हो गए और 3 हमारे पास में नीचे से हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? 1 नंबर पर हमारे पास L बटा K, अर्थात ये जो पहला नंबर है वो हमारा साइन थीटा का हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? L बटा K, अर्थात लंब बटा कर्ण। हम पहचान जाएंगे लंब बटा कर्ण। ऐसे ही दूसरा नंबर किसका है? A बटा K। आप आसानी से इसको लिख सकते हैं हिंदी में। तीसरा क्या है? L बटा A। अब जब हम यहां तक पहुंच गए तो अब हम इसके विपरीत में भी चल लेते हैं। तो पहले क्या आएगा? A, फिर L, अर्थात A बटा L, और फिर उसके बाद आ जाएगा K बटा A, और लास्ट में क्या आ जाएगा? K बटा L। ऐसे हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक इन सभी के संबंध भुजाओं से बता सकते हैं। अब देखो थोड़ी सी देर के लिए एक बात आपको और बता देता हूँ मैं। कोई भी जो संख्या होती है, यदि उस संख्या को
उसके व्युत्क्रम से गुणा कर दिया जाता है तो उत्तर 1 प्राप्त होता है। यहाँ हमारे पास में जो ये साइन थीटा है ये इस कोसेक थीटा का व्युत्क्रम है। इन दोनों में आप देखिए अगर यहाँ L बटा K है तो यहाँ K बटा L है, अर्थात ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ऐसे ही cos थीटा sec थीटा का व्युत्क्रम है और tan थीटा cot थीटा का व्युत्क्रम है। तो हमारे पास में ये इनके क्या बन गए, जोड़े बन गए। तो हम इनके बारे में संबंध अब स्थापित करते हैं। तो यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध हम देखते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध, अभी जैसे आपको मैंने बात बताई थी कि ये साइन थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम को यदि संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो वहाँ 1 आता है। इसका मतलब हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ऐसे ही कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1। ये हमें प्राप्त हो जाता है। अब आप ये भी जानते हैं कि ये साइन थीटा कोसेक थीटा का गुणांक में है। यदि कोई गुणांक वाली संख्या होती है उसको हम जब दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो गुणांक वाली संख्या किस में बदल जाती है, भाग में। अर्थात यहाँ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कोसेक। जैसे हमने ये देखा है कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक होता है, यदि यहाँ कोसेक थीटा होता तो क्या हो जाता, 1 बटा साइन थीटा। ऐसे ही कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कोस थीटा। अब देखो जब हम इन दोनों को ज्ञात कर सके तो इस तीसरे वाले का भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1 बटा कोट थीटा और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा टेन थीटा। अब देखिएगा आप एक बात सोचेंगे, क्या हमने इन चीज़ों को रटने की जरूरत पड़ेगी? आप बिना रटे आसानी से क्रम से इनको पहले याद करें और याद करने के बाद हम इनको आसानी से तैयार कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और हमारे पास में है कि कई बार हमारे पास ये टेन थीटा होता है, इसके मान साइन कॉस में हमें पूछ लेता है, तो टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और आप इस बात को जानते हैं कि टेन थीटा का विपरीत अर्थात कॉट होता है, तो यहाँ कॉट थीटा में हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ऐसे हम ये त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके बीच में संबंध आसानी से पहचान सकते हैं। अब हमारे पास आती है सर्वसमीकाएं, जिन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो देखते रहें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।